हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट which can be interpreted physically. But before going to start electric flux, let us discuss about area vector. So area vector which is denoted by either vector A or vector S. तो अभी तक हमने जो भी देखा है उसके अंदर क्या हुआ होगा, एरिया को हमने स्केलर कंसिडर किया है. बट नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू टेक एरिया एज ए वेक्टर. कैसे करते हैं और कैसे फाइंड करना है तो वो देखते हैं. तो सबसे पहले आपको पता चल ही गया होगा कि ये कैसा होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. Now let's see how to find area vector. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं ये एक स्क्वायर हो गया, तो दिस वन इज अ स्क्वायर. तो उसका नाम भी दे देते हैं, से ए, दिस वन इज बी, सी, डी. साइड लेंथ इसका ले लेते हैं, से स्मॉल ए. तो ये सब क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा. तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया कितना आएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा डेट इज इक्वल टू ए इंटू ए, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए स्क्वायर. अब इसको वेक्टर कंसिडर करना है तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं. तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारे लिए ओरिजिन, दैट इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, एंड ये हो जाएगा सपोज जेड एक्सिस. सो दैट इज वाई एंड जेड एक्सिस. ओके, तो भी एरिया वेक्टर फाइंड करना है, दैट मीन्स वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. सो एरिया वेक्टर दैट मीन्स ए वेक्टर, अदरवाइज वेक्टर एस हम कैसे लिखेंगे. सो ये हमें मिलेगा इन दोनों की प्रोडक्ट के थ्रू, दैट मीन्स ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर. ओके, अभी देखेंगे तो ए बी किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ए आई कैरेट क्रॉस बी सी. कितना होगा, ये भी ये होगा, और किस तरफ जाएगा, नेगेटिव जे में, मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है. तो ये हो जाएगा दिस वन इज ए माइनस जे. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, डेट इज ए इंटू ए, डेट इज ए स्क्वायर. यहाँ पे मिलेगा आई कैरेट क्रॉस माइनस जे कैरेट, डेट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर. आई क्रॉस जे क्या होता है, के. सो ये क्या मिलेगा हमें, माइनस के कैरेट मिलेगा. अदरवाइज हम यहां से भी देख सकते हैं कि ए बी क्रॉस ए डी भी ले सकते हैं, या फिर बी सी क्रॉस ए बी भी कर सकते हैं. अगर हम बी सी क्रॉस ए बी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस के आएगा. तो हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस के कैरेट. ओके, सो सी ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा उसका मैग्नीट्यूड एंड माइनस के कैरेट, अदरवाइज दिस के कैरेट शोज दी डायरेक्शन. तो अगर दोनों के आंसर देखने जाए तो यहाँ पे माइनस के आ रहा है मतलब कि वो इनवर्ड होगा, एंड प्लस के आ रहा है मतलब कि आउटवर्ड होगा. तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे जो स्क्वायर होगा वो कहाँ पे है, सो दिस स्क्वायर लाइज इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर कहाँ पे मिल रहा है, पॉजिटिव के या फिर नेगेटिव के में मिलेगा, मतलब कि पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस में मिलेगा, इनवर्ड और आउटवर्ड. तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर कहाँ पे मिलेगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू सरफेस. ओके, तो ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ए गिवन सरफेस. तो कोई भी सरफेस ले ले तो एरिया वेक्टर कैसे मिलेगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि आगे जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर आगे, मतलब कि आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा. ओके, सेम वे सपोज मैं इसको सरफेस कंसिडर करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे लिए सरफेस. तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा इतना. बट व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जाएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड. सो ध्यान रखना है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये है सपोज गिवन सरफेस. तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, एरिया वेक्टर है वो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है.
So that is the direction of ds, otherwise area vector A, or you can write S. ठीक है, सेम वे सपोज हमारे पास ये ऐसा कोई डिस्क है, so that is a डिस्क, तो इसको डिस्क कंसिडर करते हैं ऐसे, सो दैट इज अ डिस्क। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। ओके, सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। अभी इसका एरिया देखने जाए तो कैसे मिलेगा, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर हमें मिलेगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको एक्स एंड वाई एक्सिस ले लेते हैं, सो मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा से वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ जो है वो जेड एक्सिस लेंगे, तो ये कहाँ पे आएगा, सो की डायरेक्शन में आएगा, और कितना आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर माइनस की डायरेक्शन में आएगा, या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। सो दैट इज अबाउट एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर जो है वो 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन बॉडीज के अंदर कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। सो फॉर अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, नाउ इफ वी हैव 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सो 2D में ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा हमारे लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल व्हाटएवर, तो ये हो जाएगा सपोज स्क्वायर। तो उसके पास क्या होता है, तो उसके पास ओपन सरफेसेस होते हैं। तो ओपन सरफेसेस कौन सी होगी, ऊपर की होगी या फिर नीचे की होगी, तो जो भी ओपन सरफेस होगा, ओपन सरफेस जो होगा उसको हम एरिया वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। एरिया वेक्टर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ओपन सरफेस, तो ओपन सरफेस में क्या आएगा, दोनों आएंगे, कौन से, दोनों आएंगे अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। So upward and downward both surfaces are taken as, both are considered as an area vector. But in general, the direction of area vector is considered as in the direction of electric field. So electric field जिस direction में होगा उसी direction में हम in general area vector को consider करेंगे. So generally positive direction is preferred. तो देखते हैं कि मान लीजिए ये हो जाएगा सपोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो एरिया वेक्टर जो है वो हम ऊपर की तरफ लेंगे इन जनरल। ये हर एक केस के अंदर नहीं लेना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ऐसे, या फिर एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ हो सकता है इन जनरल। हर एक केस के अंदर में ये चीज हमें कंसिडर नहीं करनी है, बट इन जनरल वी कैन कंसिडर दैट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, दोनों जो सरफेसेस, ओपन सरफेसेस जो होगी उसको हम एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, सो फॉर अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरिया वेक्टर मस्ट बी, एरिया वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ओके, एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हो जाएगा क्यूब, सो दिस वन इज द क्यूब। चलो हम एक क्यूब कंसिडर करते हैं ऐसे, सो दैट इज अवर क्यूब, दैट इज द क्यूब। अभी इसके कितने सरफेसेस होंगे, तो इसके पास 6 सरफेस होंगे। तो 6 सरफेस के अंदर क्या हो सकता है कि जो सरफेस आउटवर्ड है, मतलब कि एरिया वेक्टर कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल इस सरफेस के अंदर एरिया वेक्टर कंसिडर करना है, तो एरिया वेक्टर हम इस तरफ लेंगे। ओके, सो दैट रिमेन्स आउटवर्ड। सेम वे सपोज ये वाला जो है, ये वाला जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर लेना है, तो किस तरफ आएगा, आउटवर्ड आएगा। ओके, सो दिस वन इज टेकन एज एरिया वेक्टर, सो दैट इज द एरिया वेक्टर। सेम वे ये नीचे वाली जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, तो उसके लिए किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ऊपर वाला जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सो 3D ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या लेंगे, आउटवर्ड जो होगा उसी को हम एरिया सरफेस कंसिडर करेंगे। सो दैट इज दी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर कोई दूसरा एग्जांपल देखने जाए तो सपोज हमारे पास सिलेंडर है, सो दैट इज द सिलेंडर।
ओके, सो दैट इज द सिलेंडर। अभी इसके अंदर हम एरिया वेक्टर फाइंड करने जाएंगे तो हमारे पास कितने सरफेस मिलेंगे, तो हमारे पास टोटल 3 सरफेस मिलेंगे। सबसे पहले आएगा ये वाला, तो ये जो है इसके ऊपर जाएगा, तो इसको हम एरिया वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ये नीचे वाला जो पार्ट है तो उसकी हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। सेम वे ये जो कर्व्ड पार्ट होगा, ओके, उसको भी हम एरिया वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, वेदर इट इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि 2 डायमेंशनल सरफेस होगा तो क्या होगा, 2 डायमेंशनल सरफेस होगा तो ओपन सरफेस जो होगा वही हमारे लिए एरिया वेक्टर होगा। एंड अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर इनवर्ड नहीं लेना है, जो आउटवर्ड सरफेस होगा वही हमारे लिए एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो इसी के बेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करते हैं। So next topic is electric flux. Which is denoted by phi. So flux का definition क्या होगा? It is a mathematical concept. So we can write it is a number of physical. It is the definition. Definition लिखेंगे. That is a number of electric field lines passing per unit surface area per unit surface area perpendicular to surface. This is called electric flux. So definition होगा number of electric field lines passing per unit surface area perpendicular to the given surface is called electric flux. मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट होता है तो फ्लक्स फाई क्या होगा, फाई हो जाएगा दैट इज E डॉट ds, अदरवाइज E डॉट s, दैट इज इक्वल टू E into s into cos theta. Here theta is the angle between electric field and area vector. तो अगर E कांस्टेंट है तो हमें phi ऐसे मिलेगा, phi is equal to E dot s, that is equal to E into s into cos theta. अगर फिगर देखने जाए तो हमें फिगर ऐसे मिलेगा कि मान लेते हैं ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म। अगर मान लेते हैं कि हमारा एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा है, सो दिस वन इज द गिवन सरफेस, मैं एक सरफेस ले लेता हूँ, सो दिस वन इज द सरफेस विच रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, एरिया वेक्टर रिमेन्स परपेंडिकुलर टू दी गिवन सरफेस, और जनरली हम क्या लेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए एरिया वेक्टर एस। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो इस केस के अंदर अगर फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स कितना मिलेगा, फ्लक्स फाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू E इंटू एस सिंपली। ओके, सेम वे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, सरफेस जो है वो थोड़ा कैसा है, टिल्टेड है, मतलब कि हम ऐसा देख लेते हैं। सो दिस वन इज द गिवन सरफेस। ओके, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर जो है वो कैसे मिलेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब कि इस तरफ जाएगा, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एस। ओके, दैट इज द एंगल बिटवीन देम। सो यहाँ पे क्या होगा, एस एंड ई के बीच में कुछ एंगल है, मीन्स हियर एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम एस का ई की डायरेक्शन के अंदर वेक्टर मतलब के कॉम्पोनेंट लेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू टेक द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर एस इन द डायरेक्शन ऑफ ई।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू एस कॉस थीटा। अल्टीमेटली यहाँ पे मिलेगा ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ओके, अगर तीसरी बात करें तो मान लेते हैं कि सरफेस कैसा होगा, सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब कि उसके पैरेलल है। सो सपोज दिस वन इज द गिवन सरफेस, ये हो जाता है सरफेस। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हियर दिस वन इज द गिवन सरफेस व्हिच रिमेन्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब कि एरिया वेक्टर किस तरफ हो जाएगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एस, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू दैट इज ई डॉट एस, दैट इज इक्वल टू ई इंटू एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 हो जाता है 0। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस के अंदर फ्लक्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, बराबर है। तो ये जो है फ्लक्स है। अगर उसकी डेफिनेशन देखने जाए तो डेफिनेशन में हमने लिखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, तो देखो फर्स्ट केस के अंदर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब फिर क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होगी। तो इस केस के अंदर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। लास्ट केस में देखते हैं तो यहाँ पे सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास नहीं होगी, मतलब कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट द फ्लक्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमें ऐसा मिलेगा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, so if electric field is non-uniform, so we can say that at every point the magnitude of electric field is different। तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारे लिए सरफेस। so this is the given surface। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो उसको नॉन यूनिफॉर्म ऐसे बना देते हैं, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो है हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। सो दिस वन इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, उसका एरिया कितना हो जाएगा, से ds हो जाएगा। उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ जाएगा। सो मान लेते हैं ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ ds, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ई। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिलेगा, d phi मिलेगा। सो d phi is nothing but that is the elementary electric flux passing from this small surface element। ओके, सो d phi is equal to क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा E डॉट ds। ओके, अभी हमें टोटल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सो हम बहुत सारे मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स है सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे सपोज फॉर्म 1 मिलता है, देन d phi 2 मिलेगा, देन d phi 3 मिलेगा। तो सबके लिए हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ एरिया, मतलब कि ऐसा जो है फ्लक्स मिलता रहेगा। बाद में हम क्या करेंगे, सबका ऐड करेंगे। सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, सो टोटल फ्लक्स हो जाएगा d phi 1 प्लस d phi 2 अप टू कितना हो जाएगा, d phi n। ओके, तो यह इससे हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। बट लेट्स सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंटिन्यूअस पार्ट, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये सब कंटिन्यूअस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो समेशन है वो क्या हो जाएगा, जो समेशन मिलेगा वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन d phi ओवर ए गिवन सरफेस, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ओवर सरफेस d phi वो क्या हमें देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर सरफेस E डॉट ds। सो दैट इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा तो हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। सो फ्लक्स phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस E डॉट ds। सो इट इज द surface integration of electric field over a given surface। so ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम लेंगे phi is equal to E dot s, एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो हमें मिलेगा phi is equal to integration over a surface E dot ds। so these are the two definitions of electric flux।
नाउ हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, तो वो कैसा होगा, वो हो जाएगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान रखना है इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अगर उसका यूनिट देखने जाए तो उसका यूनिट क्या होगा, इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। सो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एरिया का हो जाएगा दैट इज मीटर स्क्वायर। तो आपका पहला जो यूनिट है वो इतना आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ न्यूटन इंटू मीटर दैट इज कॉल्ड जूल, एंड जूल पर कूलम दैट इज कॉल्ड वॉट। तो सेकेंड यूनिट जो है वो हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। सो वोल्ट इंटू मीटर एंड न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, दीज आर द टू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Now let's talk about the values of electric flux. So electric flux is either a positive, negative or zero. तो कौन से केसेस के अंदर जीरो होगा, पॉजिटिव होगा एज वेल एज नेगेटिव होगा, उसके बारे में देखते हैं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो वो कैसे मिलेगा उसके बारे में देखते हैं. चलो फर्स्ट आएगा, पहले देखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स. पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे देखेंगे जीरो, एंड थर्ड वन हो जाएगा इट इज नेगेटिव. सो नाउ व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, that is equal to E dot S, that is equal to E into S into cos theta. अगर cos theta पॉजिटिव आ गया मीन्स if theta कैसा होगा, if theta is less than 90 डिग्री, सो हमारे cos theta की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा. सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड देखेंगे, if electric field lines leaving the surface, क्या करेंगे, सरफेस को लीव करेंगे, तो भी हम क्या कंसीडर करेंगे, वो फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल ये हम पॉजिटिव चार्ज के देखेंगे तो दिस वन इज द पॉइंट लाइक चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, आउटवर्ड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे लिए आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो अगर हम कोई कंसिडर करते हैं, सपोज इतना एरिया कंसिडर करेंगे, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, सरफेस को लीव कर रही है. तो इस केस के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है. फर्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए थीटा कितना हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, मीन्स कॉस थीटा पॉजिटिव आना चाहिए. एंड सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट लिविंग दी सरफेस. सेकंड आएगा जीरो. तो जीरो कब होगा, तो पहली कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा. मीन्स व्हाट, थीटा मस्ट बी 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कि फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा. इस बारे में हम ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सरफेस एरिया, मतलब कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस के कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. ओके, तो ये दोनों इसी की कंडीशन है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर से, अदरवाइज पैरेलल टू सरफेस होगा. तो इस कंडीशन के अंदर हमें जीरो वेक्टर, मतलब कि जीरो फ्लक्स जो है वो मिलेगा. तीसरा आता है नेगेटिव फ्लक्स. तो नेगेटिव फ्लक्स कब मिलेगा, तो फिर से देखते हैं कि कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तब मीन्स थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा. सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स हमें फ्लक्स जो है वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. और सेकंड कंडीशन देखते हैं कि इफ फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, एंटरिंग द गिवन बॉडी होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा. सो इफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द गिवन entering the body तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स नेगेटिव मिलेगा. फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है, ऐसे इस तरफ जा रहा है, तो इसके लिए फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा.
बराबर है। सो ये हो जाएगा हमारे लिए पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स। अभी ध्यान रखना है कि सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और उसके अंदर हमने क्लोज बॉडी रख दिया है, तो क्या होगा। सो सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, सो दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन क्लोज्ड सरफेस इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए सपोज क्यूब। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो देखिए दिस वन इज द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज बॉडी है। सो दिस क्लोज बॉडी इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जितना फील्ड अंदर जाएगा उतना ही फील्ड कहाँ पे आएगा, बाहर आएगा। ओके, सो वहां पे हम देख सकते हैं कि फाई इनसाइड इज इक्वल टू फाई आउटसाइड। ओके, मतलब कि फाई टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है फाई टोटल कितना हो जाएगा, फाई टोटल दैट इज इक्वल टू फाई इनसाइड प्लस फाई आउटसाइड। तो वो तो सेम है, मतलब कि आंसर आएगा 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, सो इफ uniform electric field is given and a closed surface is placed inside a uniform electric field, then the total flux for a given surface is always 0। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, एक और चीज़ है कि इसके अंदर कोई और चार्ज नहीं होना चाहिए। ओके, अगर इसके अंदर कोई और चार्ज होगा तो आपका टोटल फ्लक्स जो है वो 0 नहीं होगा। तो अभी इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन कि मान लेते हैं हियर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज Q is placed at the corner, at one corner, any one corner of a square of side small a. Find flux passing through this surface। तो यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्यूशन में देखेंगे। सो हियर वन चार्ज इज गिवन विच इज अ पॉजिटिव चार्ज विच इज प्लेस्ड एट एनी वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो मान लेते हैं ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल ए, तो उसका साइड हो गया स्मॉल ए। चलो, चार्ज दिया है तो वो भी यहीं पर रख देंगे। सो दिस वन इज अ चार्ज से Q अमाउंट ऑफ चार्ज, इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा उसके बारे में देखेंगे। सो ये देखो, ये क्या है, चार्ज है। सो दिस वन इज अ चार्ज, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, सो दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा। मतलब कि इसके बारे में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, यस और नो, तो इस तरफ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा। नाउ सी here this electric field remains parallel to this surface के parallel रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, here electric field E is perpendicular to the surface area vector। yes, फिर से electric field remains parallel to the surface, यहाँ पे surface के parallel होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स व्हाट, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट S, दैट इज इक्वल टू E इंटू S cos 90। योर आंसर इज 0। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज 0। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, now you have a second question देखेंगे कि suppose electric field is given, so electric field in a particular region is given, that is equal to 20I plus 30J। so 20I caret plus 30J caret Newton per coulomb, that is the electric field is passing through a plane surface of area। okay, so this is the electric field which is passing through the plane surface, passing through the plane surface
area 40 centimeter square. Okay, find the electric flux. So find electric flux passing through चलो फर्स्ट आएगा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन. सो एक्स वाई प्लेन, नेक्स्ट आएगा वाई जेड प्लेन एंड थर्ड आएगा एक्स जेड प्लेन. सो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, दैट इज 20I + 30J न्यूटन पर कूलम. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस. उसका एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. ओके, कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन के अंदर, वाई जेड प्लेन के अंदर एंड एक्स जेड प्लेन के अंदर. अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना है, दैट इज इक्वल टू 20I + 30J. सो दैट रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ बाकी कौन बचा? एरिया. तो एरिया का मैग्नीट्यूड आपको दिया है, दैट इज एस का वैल्यू दिया है. सो एरिया इज गिवन, that is equal to 40 centimeter square. Okay, so that is the magnitude of area. चलो फर्स्ट आएगा कौन से प्लेन के अंदर? एक्स वाई प्लेन के अंदर फाइंड करेंगे. सो एक्स वाई प्लेन के अंदर देखेंगे तो एक्स वाई प्लेन के अंदर देखिए क्या होगा. सो नाउ हियर प्लेन कहाँ पर है? एक्स वाई के अंदर है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर है. तो एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? एरिया वेक्टर जाएगा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर. तो ध्यान रखना है, प्लेन इज गिवन इन एक्स वाई प्लेन, मीन्स सरफेस कहाँ पर होगा? एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा. मीन्स एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब के जेड एक्सिस के ऊपर होगा. तो यहाँ पे अगर हम फाई फाइंड करें तो फाई कितना होगा? सो दैट इज इक्वल टू E.ds. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सो ये आएगा 20I + 30J. नाउ डॉट, व्हाट अबाउट ds? तो ds कितना आएगा? तो उसका मैग्नीट्यूड है 40. कहाँ पर आएगा? परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, मीन्स एरिया वेक्टर हो जाएगा पॉजिटिव k के अंदर. ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला चीज. तो हियर सरफेस कहाँ पर है? एक्स वाई प्लेन के अंदर है, मीन्स एरिया वेक्टर जो होगा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब के जेड डायरेक्शन में हो जाएगा. सो नाउ हमें ई तो पता हो गया, ds भी पता चल गया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा. तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर k कैरेट है, मतलब कि I डॉट k कितना हो जाएगा? 0. J डॉट k भी कितना हो जाएगा? 0. मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 0. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0. सो एक्स वाई प्लेन के अंदर फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0. सेम वे सपोज सेकंड देखते हैं, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा? वाई जेड प्लेन. तो यहाँ पे वाई जेड प्लेन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे सरफेस कहाँ पे होगा? सो सरफेस लाइज इन द वाई जेड प्लेन, मीन्स एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब के एक्स डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? दैट इज E.ds. दैट इज इक्वल टू 20I + 30J डॉट ds किस तरफ आएगा? दैट इज 40I कैरेट. ओके, फिर से देखो वाई जेड प्लेन के अंदर सरफेस है, मतलब कि एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा? वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब के वाई जेड के परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, मतलब के आई कैरेट आएगा. सो नाउ टेक अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू, तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा. तो फ्लक्स का आंसर क्या आना चाहिए? सो 20I डॉट 40I, मतलब कि 800. I डॉट I 1 हो जाएगा. सो 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो दैट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वाई जेड प्लेन. सेम वे सपोज हम तीसरे की बात करें तो थर्ड वाला कौन सा जाएगा? सो दिस इज द थर्ड वन. थर्ड वन कौन सा है? एक्स जेड प्लेन है. तो एक्स जेड प्लेन के अंदर आएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? सो 5 वो आपको कैलकुलेट करना है, बराबर. तो देखिए 5 के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आना चाहिए? तो आप खुद ही सोच के बता लो कि आपका एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा? एरिया वेक्टर जाएगा वाई जेड के परपेंडिकुलर, मतलब के सॉरी एक्स जेड के परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब के वो जाएगा वाई एक्सिस के थ्रू, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20I + 30J डॉट कितना आएगा? दिस वन इज 40J कैरेट. तो यहाँ पे I डॉट J 0 हो जाएगा, हमें आपका आंसर आ जाएगा 1200. ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. So that is the flux passing through the
एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन। तो आपको एरिया वेक्टर कैलकुलेशन के अंदर एरिया वेक्टर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर वन सरफेस इज गिवन, सो दिस वन इज अ डिस्क, या डिस्क देख लेते हैं। सो हियर डिस्क इज गिवन हुज रेडियस इज कैपिटल आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ जाएगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस। ओके, ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। सो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड सरफेस। सरफेस मीन्स डिस्क। ओके, तो यहां पे क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट फ्लक्स। सो देखो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है कितना एंगल फॉर्म करेगा, 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। किसके साथ, सरफेस के साथ। तो सरफेस तो ये रहा, तो एरिया वेक्टर किस तरफ आना चाहिए, एरिया वेक्टर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर जाना चाहिए। तो इस डायरेक्शन की आएगा एरिया वेक्टर, दैट इज इक्वल टू एस। ओके, अभी ये देखिए ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे लिए 60 डिग्री। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बराबर है। तो ये इतना समझ में आ गया, तो आपका फ्लक्स जो है वो आ जाएगा इजीली। सो फिर से ध्यान रखना है कि 30 डिग्री क्या दिया है, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए गिवन सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि एस एंड ई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो भी सीधा सा फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई डॉट एस, दैट इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, एस कितना हो जाएगा, ये डिस्क दिया है। तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा डिस्क, तो डिस्क का एरिया हो जाएगा, एरिया भी दिया, रेडियस भी दिया है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 60 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो दैट इज द फ्लक्स। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गिवन सरफेस, दैट इज इक्वल टू 1/2 ई इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम वे सपोज आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए चलो एक्स वाई जेड ऐसा देख लेते हैं। दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वन सिलेंडर इज गिवन, तो ये हो जाएगा हमारे लिए सिलेंडर। सो दैट इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस से कैपिटल आर, ओके, एंड द लेंथ इज गिवन, दैट इज इक्वल टू एल। ओके, तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो यहाँ पे हम सरफेस देख लेते हैं। सो दिस इज वन इज द फर्स्ट सरफेस, तो इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। ये सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरफ जाएगा। सो ये सेकंड सरफेस देख लेते हैं, एंड तीसरा जो है ये हो जाएगा। सो फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू surface 1, 2 and 3. Now let's see the direction of electric field. Suppose electric field जो है वो इसके पैरेलल, मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अगर उसके कुछ मैग्नीट्यूड देखें तो उसका मैग्नीट्यूड है सपोज e। सो वेक्टर e का मैग्नीट्यूड है, चलो ले लेते हैं E0। सो E0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गोइंग, E0 is the magnitude of electric field which is going towards positive x direction। तो भी इसका देखते हैं कि फ्लक्स हमें कितना कितना मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सरफेस के थ्रू देखेंगे, तो ये जो है इस तरफ आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, आउटवर्ड होगा। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड होगा। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हमें जो फ्लक्स मिलेगा तो फर्स्ट सरफेस के थ्रू से phi1 देखते हैं, तो phi1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डॉट एस दैट इज इक्वल टू ई इंटू एस कॉस 0 डिग्री आएगा। ओके, सो ई इंटू एस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ई 0। अच्छा यहाँ पे करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स phi1 इज इक्वल टू मिलेगा E डॉट एस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रहा है किस तरफ है, x डायरेक्शन में, दैट इज E0 I कैरेट डॉट s किस तरफ होगा, तो s हो जाएगा हमारे लिए पाई, दिस वन इज r स्क्वायर, एंड वो भी किस तरफ जा रहा है, I कैरेट टूवर्ड्स से आएगा, मतलब कि हमारा आंसर आएगा E0 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस। सेम वे सपोज सेकंड सरफेस के लिए देखते हैं, सो नंबर 2 सेकंड सरफेस के लिए किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर मतलब कि आउटवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अदरवाइज हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि phi2 इज इक्वल टू क्या आएगा, E डॉट एस दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E0 I कैरेट डॉट, ये किस तरफ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैरेट, ओके माइनस आई कैरेट, तो आपका आंसर कितना आएगा, आई डॉट I1 दैट इज इक्वल टू माइनस E0 पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज द फ्लक्स phi2। सेम वे तीसरे पार्ट के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। सो थर्ड पार्ट के लिए देखेंगे, तो देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा, वो तो इसी तरफ जाएगा। व्हाट अबाउट दी एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब के ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो इस केस के अंदर देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एस। सो इन दिस केस आपका फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि phi1 तो फर्स्ट सरफेस के थ्रू में मिलता है E0 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड सरफेस के थ्रू मिलता है E0 पाई आर स्क्वायर माइनस E0 पाई आर स्क्वायर, एंड थर्ड सरफेस के लिए कितना मिलता है, 0 मिलता है। अगर हम सबका टोटल करें, तो फोर्थ फाइंड करता है कि phi टोटल, तो phi टोटल कितना होगा, phi टोटल हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों 0 आया, तो डायरेक्टली हमें पता चल सकता है कि हियर दिस वन इज द क्लोज बॉडी, दिस क्लोज बॉडी इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या होगा, जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएगी उतनी ही फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। So number of electric field lines entering the surface that is equal to number of electric field lines leaving the surface. That's why हमारा total electric flux कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने आगे देखी थी कि if uniform electric field is given and one closed or surface is placed inside a uniform electric field, then the flux is always 0. आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। So that is about the electric flux और उसके न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गॉस लॉ डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।